अब हम लोग देखेंगे समस्थानिक, समभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक, जिनका स्थान क्या होगा? समान होगा। मतलब आइसोटोप्स क्या है? किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें समस्थानिक मतलब उनका परमाणु क्रमांक समान होगा। तो किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन उनके परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। एक बार फिर से, किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो? परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन उनके परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि समस्थानिक के बारे में देखें तो सबसे फेमस उदाहरण है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनका हाइड्रोजन में 3 ऐसे समस्थानिक होते हैं जिनका हमें नाम भी पता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और क्या है? ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, जिसमें से प्रोटियम की उपलब्धता पृथ्वी में अधिक होती है। ठीक है। समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन परमाणु भार क्या होगा? अलग अलग होगा, समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे कि प्रोटियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। ड्यूट्रियम का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ट्रिटियम का भी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। अब देखते हैं द्रव्यमान संख्या। मैंने बोला समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा। तो प्रोटियम का द्रव्यमान होता है 1, ड्यूट्रियम का द्रव्यमान होता है 2, ट्रिटियम का द्रव्यमान होता है 3। ठीक है। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या एक एक से बढ़ रही है। अब अगर इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होती है। मैंने बोला इसमें परमाणु क्रमांक समान होगा तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों में ही क्या होगी? समान होगी। जितना इसमें प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन इसमें और उतना ही प्रोटॉन इसमें होगा। जितना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें और उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है। और परमाणु क्रमांक किससे बनता है? प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितना प्रोटॉन की संख्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, उतना ही क्या होगा? परमाणु क्रमांक बनेगा। अब देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटियम में न्यूट्रॉन होता है 0, ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन होता है 1 और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन होता है 2। अंतर इसी के कारण है, परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। परमाणु भार किससे मिलकर बना होता है? परमाणु भार बराबर या फिर द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या सेम है प्लस अगर न्यूट्रॉन की संख्या डालें, प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 1। प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 है तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 है तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 3। समझ में आया कुछ? सूत्र को याद रखना फिर शब्द बन जाएगा। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और यह परमाणु भार में अंतर किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन की संख्या के कारण। ठीक। अब देखते हैं समभारिक। तो समभारिक मतलब उनका भार क्या होगा? समान होगा। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होंगे लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, क्या कहलाएंगे? समभारिक। समभारिक विभिन्न तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन उनके परमाणु भार क्या होंगे? अलग अलग होंगे, क्या कहलाएंगे? समभारिक कहलाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ समभारिक के उदाहरण हैं। आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। ठीक है। परमाणु भार सब में क्या है? देखो 40 40 40, लेकिन परमाणु क्रमांक 18, 19 और 20 है। आर्गन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 18। पोटेशियम में प्रोटॉन की संख्या 19 और कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 20। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना होगा उतना प्रोटॉन की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। उदासीन परमाणु में, उदासीन अगर उसमें कोई माइनस चार्ज प्लस चार्ज अगर दिख नहीं रहा है तो वो हो जाएगा आपका उदासीन परमाणु। तो यहाँ पे हमने देखा प्रोटॉन की संख्या 18 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 18 है। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या 19, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 है। अब यहाँ पे बात करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में, हो गया न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में। तो द्रव्यमान संख्या किससे मिलकर के बनता है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस
न्यूट्रॉन की संख्या से। द्रव्यमान संख्या जो भार है वो किससे मिलकर के बना होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से, है ना। तो प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या तो पता है इसमें 18 है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आर्गन में 22 होती है, और पोटेशियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, 18 और 22 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा। उसी तरह से 19 और 21 को जोड़ेंगे तो भी 40 आएगा। कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या 20 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 होती है। तो समभारिक में क्या होता है? वे तत्व के परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सभी में परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। मतलब सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या में क्या है? अंतर है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 18 है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 19, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 20। अब देखते हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या होता है? विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी। समन्यूट्रॉनिक। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी। क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे देखो समन्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या सभी में क्या होगी? समान होगी। ठीक। तो यहाँ पे देखो सिलिकॉन है, फास्फोरस है और क्या है? सल्फर है। परमाणु क्रमांक पता है सबको। सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16। इसका मतलब यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 14 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 14 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, इसमें प्रोटॉन की संख्या 15। सल्फर में, और सल्फर की बात करें तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 है, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 16 है। अगर हम लोग अब द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान नहीं दिख रहा है। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? P प्लस N। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितनी दिए है? 14 दिए है ना। तो 14 में कितना जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 14 में 16 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या N की संख्या कितनी है? 16 है। उसके बाद अगर इसमें देखें, इसमें द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करें, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या P प्लस क्या होता है? N होता है। इसमें प्रोटॉन कितना है? 15 है। 15 में कितना जोड़ेंगे तो 31 आएगा? 16। 15 में कितना जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा? 16। इसमें भी प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है? 16 है। अब इसमें देखें P प्लस N, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 16 है। और यहाँ पे 32 है। तो प्रोटॉन की संख्या तो यहाँ पे पता है, प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक 16 है। तो 16 में और कितना जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 16। तो यहाँ पे देखो आप लोग, परमाणु क्रमांक सब में अलग अलग है। परमाणु क्रमांक क्या है? सब में अलग अलग है, लेकिन जो मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? सब में समान है। तो समन्यूट्रॉनिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी, क्या कहलाएगा? समन्यूट्रॉनिक कहलाएगा। ठीक। अब देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक समान होगा क्या? इलेक्ट्रॉन। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, क्या कहलाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है आपका O2 माइनस, F माइनस, सोडियम प्लस चार्ज, मैग्नीशियम 2 प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम 3 प्लस चार्ज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, समान होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो O2 माइनस है, इसका मतलब क्या है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक में उदाहरण में ऐसा दिया है। यहाँ से पता चल गया कि मतलब उनमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। विभिन्न तत्व के वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। यहाँ पे उदाहरण देखिए, O2 माइनस है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक सबको पता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, है ना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस दिया है, इसका मतलब क्या है? माइनस है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लिया है, प्लस है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को दिया है।
माइनस है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, और प्लस है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस दिया है, इसका मतलब +2 करेंगे। 2 माइनस है मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है, तो क्या हो जाएगा, अब ये 10 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, लेकिन माइनस दिया है, इसका मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, 10 हो जाएगा। सोडियम का देखो, सोडियम में परमाणु क्रमांक होता है 11, प्लस है इसका मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 10 आ गया। उसी तरह से मैग्नीशियम Mg2 है, इसका मतलब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, 2 प्लस है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, किसी दूसरे को दिया है, तो 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। एल्युमिनियम 3 है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, 3 प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को दिया है, इस कारण 3 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी प्रकार विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी, क्या कहलाएगी, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। देखो ये उदासीन परमाणु नहीं है, ये उदासीन परमाणु है क्या, इसमें प्लस माइनस दिया है, तो ये उदासीन परमाणु नहीं है। इसका मतलब उदासीन परमाणु नहीं है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर होगा। यहाँ पे देखो ये जो हम लोग लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिया गया है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकाला गया है। इलेक्ट्रॉन के बाहर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो सब में समान होंगे, लेकिन प्रोटॉन को अगर देखें तो O2 माइनस में प्रोटॉन की संख्या क्या है, 18 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 9 होगी। सोडियम जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी क्या है, 10 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। मतलब प्रोटॉन की संख्या को देखकर हम लोग क्या निकालते हैं, परमाणु क्रमांक निकालते हैं। ठीक, लेकिन अगर वो उदासीन परमाणु नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, समान नहीं होगी। अगर वो उदासीन परमाणु है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होगी, लेकिन अगर वो उदासीन परमाणु नहीं है, अगर उसमें प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज दर्शाया गया है, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो परमाणु के बोर मॉडल हेतु परिस्थितियाँ देखते हैं। सभी तत्व, कोई भी तत्व हो, सभी तत्व की क्या होती है, एक स्पेक्ट्रा होती है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि प्रत्येक तत्व की एक स्पेक्ट्रा होती है, जिनकी व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल के आधार पर नहीं की जा सकी। परमाणु का स्पेक्ट्रम एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। चाहे कोई भी तत्व हो, प्रत्येक तत्व की अलग अलग हमें क्या मिलती है, स्पेक्ट्रा मिलती है, मतलब रेखाएं मिलती हैं। और प्रत्येक परमाणु की स्पेक्ट्रा के आधार पर, किसी भी परमाणु के स्पेक्ट्रा के आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित हैं, उसकी व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो चूंकि परमाणु स्पेक्ट्रम में विद्युत चुम्बकीय विकिरण एवं द्रव्य की अंतःक्रिया प्रदर्शित होती है, किसी भी परमाणु के स्पेक्ट्रम में विद्युत चुम्बकीय विकिरण एवं द्रव्य की अंतःक्रिया क्या होती है, प्रदर्शित होती है। अतः हम सर्वप्रथम प्रकाश एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति के बारे में जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रत्येक तत्व की अलग अलग क्या होती है, स्पेक्ट्रा होती है। स्पेक्ट्रा मतलब अलग अलग रेखाएं होती हैं। किसी भी परमाणु के स्पेक्ट्रम से हम लोग ये बता सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित हैं। अगर हम लोग परमाणु के स्पेक्ट्रम की बात करें तो परमाणु के स्पेक्ट्रम में विद्युत चुम्बकीय व द्रव्य की अंतःक्रिया संबंधी हमें जानकारी मिलेगी। मतलब परमाणु स्पेक्ट्रम में विद्युत चुम्बकीय विकिरण और द्रव्य की अंतःक्रिया प्रदर्शित होती है। इसका मतलब ये है कि परमाणु स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिल जाएगा, विद्युत चुम्बकीय विकिरण मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, मतलब विद्युत चुम्बकीय के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो विद्युत चुम्बकीय का व्यवहार कैसा होता है उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया कि जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है उसकी प्रकृति तरंग जैसी होती है, मतलब वो तरंग की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो मैक्सवेल ने क्या बताया था उसके बारे में देखते हैं।
तो मैक्सवेल ने बताया विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। अब एक्चुअल में इसके बारे में देख रहे हैं, वो तो जनरल इन्फॉर्मेशन था। यहाँ पे देखो, विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण होता है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो किन लक्षण के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक तरंग की भांति व्यवहार करता है? तो मैक्सवेल ने बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन किसी भी स्रोत से, स्रोत मतलब जहाँ से वो निकल रहा है, जैसे कि गर्म छड़ अथवा बल्ब से अगर ऊर्जा निकल रहा है तो ये गर्म छड़ या फिर बल्ब क्या कहलाएगा? ऊर्जा का स्रोत कहलाएगा। मतलब स्रोत, इसका मतलब ये है कि वो कहाँ से निकल रहा है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन किसी भी स्रोत से सतत रूप से विकिरण या तरंग के रूप में होता है। क्या होता है, जो ऊर्जा निकलती है वो कैसे निकलती है? मतलब जो ऊर्जा निकल रही है वो मतलब तरंग या फिर किसी भी जैसे कि यहाँ पे देखो, तरंग के रूप में या फिर विकिरण के रूप में निकलती है। विकिरण विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं। किस प्रकार संबंधित होते हैं इसको देखते हैं। मतलब विकिरण विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से विकिरण निकल रहा है, अगर यहाँ से विकिरण गति करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। मतलब विकिरण की दिशा व विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? एक दूसरे के लंबवत होती है। अगर अगर विकिरण इधर की तरफ गति कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है, विकिरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत कंपन न करते हैं तथा विकिरणों के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन विकिरण की दिशा अलग है, विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग है। ये तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गति करती है। प्रकाश का वेग 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। 3.0 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड होता है। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे इसी वेग से क्या होती है? गतिमान होती है। अब उसके बाद है तरंग के, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उनके संचरण, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार तरंग को एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार फिर से देखते हैं, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा एक विकिरण या फिर तरंग के रूप में क्या होती है? निकलती है। जो मतलब विकिरण और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकिरण की दिशा और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? एक दूसरे के लंबवत होती है। देखो, ये इधर की तरफ जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ और विकिरण इधर की तरफ, तीनों की दिशा क्या है? अलग अलग है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गति करती है, मतलब इतना वेग से गति करती है। तरंगों के संचरण के लिए किसी भी प्रकार की तरंग, जैसे कि यहाँ पे तरंग गुजर रहा है तो इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम मतलब जैसे कि ध्वनि, जैसे कि यहाँ पे कोई बच्चा है, ये कुछ बोल रहा है, मान लेते हैं ए है, ये कुछ बोल रहा है, चिल्ला रहा है, और यहाँ पे क्या है? बी है, एक दूसरा बच्चा है, तो वो उसको सुन पा रहा है। क्यों सुन पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? हवा है। हवा के कारण जो ये लड़का बोल रहा है उसकी ध्वनि क्या है? इसके कानों तक पहुँच पा रही है। अगर हवा नहीं है, जैसे कि किसी भी निर्वात में आप लोग खड़े हो, किसी भी निर्वात में अगर यहाँ पे ये खड़ा है और यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं है तो यहाँ पे ये कुछ भी बोले इसको सुनाई नहीं देगा। मतलब ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्युत चुंबकीय विकिरण की संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को हमारी तरफ पहुँचने के लिए, हमारी पृथ्वी तक पहुँचने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरण को भी किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में बताया। अब आगे देखते हैं तरंगों के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। मतलब
तरंगों के कुछ गुण होते हैं जैसे कि तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग, आयाम। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अब देखते हैं तरंगों के अभिलक्षण। पहला है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य होता क्या है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एक क्या है, एक तरंग है, ठीक है, ये एक तरंग है और ये क्या है, ये ऊपर वाला श्रृंग है, इसको हम लोग बोलेंगे श्रृंग। और यहाँ पे देखो नीचे वाला क्या है, गर्त, मतलब गड्ढा। ये एक तरंग है जिसमें ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं श्रृंग, नीचे वाले को गर्त। इसमें भी श्रृंग और ये है गर्त, ये है श्रृंग, ये है गर्त, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य होता क्या है, दो श्रृंगों या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी, दो श्रृंगों, ये है श्रृंग, तो इनके बीच की दूरी या फिर इन गर्तों के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है, वेवलेंथ, मतलब तरंग दैर्ध्य, ठीक है। दो श्रृंगों या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, ठीक। मतलब तरंग, ये लैम्डा है, मतलब वो लैम्डा हमें ये बता रहा है कि वो क्या है, तरंग दैर्ध्य को दर्शा रहा है। अब इसका मात्रक क्या है, इसका यूनिट, तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। अब आगे देखते हैं आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में निकली तरंगों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में जितना तरंग, जैसे कि ये एक सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। जैसे कि ये एक तरंग हो गया, उसके बाद ये दूसरा तरंग हो गया और ये हो गया आपका तीसरा तरंग, मतलब यहाँ पे 3 तरंग हैं। तो एक सेकंड में कितना तरंग मतलब यहाँ से गुजरा है, एक सेकंड में मतलब यहाँ पे 3 तरंग गुजरा है, तो ये उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को म्यू अक्षर से डिनोट करते हैं। आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं, म्यू अक्षर से, ठीक है। एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को म्यू अक्षर से डिनोट करते हैं, ठीक। और आवृत्ति को हर्ट्ज मतलब HZ इस अक्षर से भी डिनोट करते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, सॉरी। आवृत्ति को म्यू अक्षर से डिनोट करते हैं और हर्ट्ज अक्षर से भी डिनोट करते हैं। अब आगे देखते हैं वेग। आगे क्या है, वेग। एक सेकंड में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी उसका वेग कहलाती है। एक सेकंड में तरंग जितना दूरी तय कर रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। इसे C से डिनोट करते हैं। C, इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक सेकंड में तरंग के द्वारा जितनी दूरी तय की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये तरंग जो है एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गति किया है, तो ये उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। एक सेकंड में तरंग जितना दूरी तय कर रहा है वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। अगर वो एक सेकंड में इतना दूरी तय कर रहा है तो इतना उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। इसको मापेंगे हम लोग और इतना उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। वेलोसिटी मतलब वेग को हम लोग C अक्षर से डिनोट करते हैं। C बराबर होता है म्यू अपॉन लैम्डा। C बराबर होता है म्यू अपॉन लैम्डा, ठीक। अब यहाँ पे अगर यहाँ से आवृत्ति भी हमें मिल जाएगी, जैसे कि इसको मैं ये कर दूँ, म्यू बराबर C अपॉन लैम्डा, ये होता है वेग। एक सेकंड में गुजरने वाली एक सेकंड में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी उसकी आवृत्ति कहलाती है, उसकी वेग कहलाती है। एक सेकंड में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी उसकी वेग कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। इसे C अक्षर से डिनोट करते हैं। C बराबर म्यू अपॉन लैम्डा होता है ना। C ये है इसका सूत्र, C बराबर म्यू अपॉन लैम्डा होता है। अगर यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी आवृत्ति निकालना चाहूँ तो म्यू को इधर ले आऊँगे और C को इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा हो जाएगा, ठीक। तो अब देख रहे हैं आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये एक तरंग है, तो यहाँ पे श्रृंग की ऊंचाई या फिर गर्त की गहराई,
स्ट्रिंग की कोई भी तरंग है उसकी स्ट्रिंग की ऊंचाई कितनी है, स्ट्रिंग की ऊंचाई या फिर उसके गर्त की गहराई कितनी है, इसे उसका आयाम कहेंगे। मतलब वो कितना ऊपर गया है और कितना नीचे आया है, इसको क्या कहेंगे, उसका आयाम कहेंगे। ठीक है, ये सभी तरंग की ऊंचाई गहराई ये क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो आयाम क्या होता है, किसी भी तरंग के स्ट्रिंग की ऊंचाई या फिर गर्त की उसकी गहराई जितनी होगी वो उसका आयाम कहलाएगा। आयाम को ए अक्षर से डिनोट करते हैं। ठीक, ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग और आयाम के बारे में, जिसके बारे में जो आगे यूज़ होगा इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है, देखो विकिरण के तरंग सिद्धांत की सीमाएं, है ना। तो इससे पहले मैक्सवेल ने ये बताया था कि वो जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है वो तरंग की भांति व्यवहार करती है ना। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी बताए थे। तो यहाँ पे देखो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग सिद्धांत की सीमाएं, जहाँ पे ये बताया जाता है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक तरंग की भांति व्यवहार करता है ना। और उसी तरह से यहाँ पे उस तरंग की भांति व्यवहार कर हम लोग ये मान लेते हैं कि हाँ विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग की भांति व्यवहार करता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि हमेशा वो तरंग की भांति ही व्यवहार करें। अगर तरंग की भांति वो व्यवहार करता है तो उसके लिए सभी जो नियम है, सभी जो सिद्धांत है उसके लिए अप्लाई भी होना चाहिए। जैसे कि विकिरण के तरंग सिद्धांत की अपनी सीमाएं हैं, विकिरण के तरंग सिद्धांत की कुछ कमी भी है। जहां एक ओर से इस सिद्धांत की सहायता से व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाओं को सफलतापूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर यह सिद्धांत कृष्टिका विवरण और फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव आदि के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दे पाता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग की भांति व्यवहार करती है ना। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग सिद्धांत के आधार पर हम लोग व्यतिकरण और विवर्तन जो घटना होती है उसके बारे में आसानी से बता सकते हैं। लेकिन विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग सिद्धांत के आधार पर हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव और कृष्टिका विवरण इन घटनाओं को बता नहीं पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण आखिर में क्यों फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव और कृष्टिका विवरण के बारे में नहीं बता पाए। तो यहाँ पे प्रयोग से ये पता चला कि फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव और कृष्टिका विवरण क्या होती है, एक अलग घटना होती है। अगर इस घटना के बारे में हम लोग देखें तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो एक वैज्ञानिक थे प्लांक ने ये बताया कि अगर हम लोग इन दोनों घटना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि विकिरण जो है तरंग की भांति व्यवहार ना करके एक कण की भांति व्यवहार करती है। विकिरण जो प्रकाश का क्या है, एक रूप है। विकिरण क्या है, प्रकाश का ही एक रूप है ना। प्रकाश मतलब लाइट का। तो यहाँ पे प्लांक ने ये बताया कि जो फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव होता है और जो कृष्टिका विवरण होता है, इसमें विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग की भांति व्यवहार ना करके किसी कण की भांति व्यवहार करता है। कण मतलब अणु या फिर परमाणु की भांति। अगर विद्युत चुम्बकीय विकिरण को एक कण माने, अगर विद्युत चुम्बकीय विकिरण को हम लोग एक कण माने तो क्या हो जाएगा, तब हम लोग इसके बारे में कृष्टिका विवरण और फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में आसानी से बता सकते हैं। ठीक, अब देखो प्लांक ने बताया कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो होता है वो तरंग की भांति व्यवहार न करके एक कण की भांति व्यवहार करता है। कण मतलब अणु या परमाणु की भांति व्यवहार करता है। विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण होता है वो तरंग के रूप में ना होकर के क्या है, एक कण की भांति व्यवहार करता है। उन्होंने बताया कि किसी भी विकिरण का अवशोषण या फिर उत्सर्जन, कोई विकिरण है मतलब कोई प्रकाश है, उसका अवशोषण या फिर उसका उत्सर्जन, उसका अवशोषण कर रहे हैं था या फिर उसको निकाल रहे हैं तो वो किस में होता है, विकिरण के रूप में अवशोषित या फिर उत्सर्जित नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा के बंडल या फिर पैकेट के रूप में वो क्या होता है, अवशोषित होता है या फिर उत्सर्जित होता है। जो ऊर्जा का जो बंडल होता है या फिर ऊर्जा का जो पैकेट होता है उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संलग्न होती है। प्रत्येक ऊर्जा का जो बंडल होता है या फिर ऊर्जा का जो पैकेट होता है उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संलग्न होती है, जिसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। प्लांक ने बताया कोई भी विकिरण तो उस विकिरण का अवशोषण या फिर उसका उत्सर्जन विकिरण मतलब तरंग के रूप में या फिर सतत रूप से नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा के पैकेट या फिर बंडल के रूप में होता है।
ठीक है, ऊर्जा के पैकेट या फिर किस रूप में, बंडल के रूप में होता है। और इस प्रत्येक बंडल या फिर पैकेट के साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संलग्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ठीक, उन्होंने बताया था, प्लांक ने बताया, ई अनुक्रमानुपाती म्यू, जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट लगता है h। ठीक, यहाँ पे देखो प्लांक ने बताया ई अनुक्रमानुपाती होगा u के। अगर यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा h, जिसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये 34 है ना। ई होता है, प्लांक ने बताया, ई होता है म्यू के अनुक्रमानुपाती। अगर इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाए तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा h, जिसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल। इसके लिए उन्होंने बताया कि जो क्वांटस से संलग्न ऊर्जा होती है, ये है क्वांटस से संलग्न ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। क्वांटा से संलग्न, यहाँ पे हमने बताया कि विकिरण जो होती है, विकिरण का अवशोषण या फिर उत्सर्जन होने पर क्या होता है, अवशोषण या फिर उत्सर्जन सतत रूप में कोई भी विकिरण है उसका उत्सर्जन या उसका उत्सर्जन या फिर अवशोषण सतत रूप से ना होकर के किस रूप में होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। अब इस प्रत्येक बंडल के साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संलग्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, फोटान। तो जो क्वांटा होती है, क्वांटा के साथ जो ऊर्जा संलग्न रहती है वह ऊर्जा जो प्रकाश की आवृत्ति होती है, प्रकाश की आवृत्ति के बारे में भी मैंने बताया कि 1 सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो क्वांटस से संलग्न ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा h। ठीक, यहाँ पे h का जो मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, इससे पहले मैंने म्यू के बारे में बताया था, मतलब जहाँ पे हम लोग इसके बारे में देख रहे थे, c बराबर क्या होता है, c बराबर म्यू अपॉन लैम्डा होता है ना। तो अगर यहाँ पे हमें निकालना है म्यू का मान, निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाएगा, नीचे में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका मान रखें, मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ई बराबर हो जाएगा h c अपॉन लैम्डा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, मैक्सवेल ने बताया कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो होता है एक मतलब तरंग की भांति व्यवहार करता है। और यहाँ पे प्लांक ने बताया कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो है कण की भांति व्यवहार करता है। अगर विद्युत चुम्बकीय विकिरण को हम लोग तरंग की भांति माने तो वहाँ पे हम लोग व्यतिकरण विवर्तन जो घटना होती है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर विद्युत चुम्बकीय विकिरण को कण की भांति माने तो हम लोग कृष्टिका विवरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन दोनों के बारे में व्याख्या कर सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो अब वैज्ञानिक के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई कि जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उसको तरंग की भांति माने या फिर कण की भांति माने। तो अब यहाँ पे देखो, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की द्वैतीय प्रकृति, इसका मतलब यह है कि विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण होता है वो तो कण की भांति व्यवहार करता है और तरंग की भांति। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कण की भांति व्यवहार करता है और तरंग की भांति। जब ये माना गया कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की द्वैतीय प्रकृति होती है, वो कण की भांति व्यवहार करता है और तरंग की भांति, तब ये समस्या खत्म हो गई कि उसको कण की भांति ही माने या फिर तरंग की भांति। मतलब ये है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण अब दो तरीके से व्यवहार कर सकता है, वो कण की भांति भी व्यवहार कर सकता है और तरंग की भांति भी व्यवहार कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो,
हाँ, ये तो पता चल गया विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैतीय प्रकृति। अब यहाँ पे ये भी है कि जो प्रकाश होता है वो भी कण की भांति व्यवहार कर सकता है और वो तरंग की भांति भी व्यवहार कर सकता है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रकाश का ही एक रूप है, उसका एक अलग रूप है ना। इसका मतलब ये है कि प्रकाश को भी हम कण की भांति भी मान सकते हैं और एक तरंग की भांति भी मान सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ पे प्रकाश के बारे में पता चला, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति की भी खोज हुई। इलेक्ट्रॉन भी दैतीय प्रकृति रखता है, इसके बारे में अब अध्ययन चालू हुआ, है ना।